हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 2। ये है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, यानी ईथर से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। ईथर में अगर हम CO बॉन्ड को क्लीवेज करते हैं उसकी रिएक्शंस क्या क्या होंगी। इसमें जो ईथर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो केवल यही है, रिएक्शन विद HI। जो मैक्सिमम अगर ईथर से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो HI के साथ ही पूछा हुआ है, इसीलिए ध्यान रखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्काइल ईथर रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI या HBr से टू गिव एन एल्कोहल एंड एन एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जैसे मैंने कहा ROR प्लस HX, तो क्या होगा, ROR में से एक H के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ROH एल्कोहल बन जाएगा, और एक X माइनस के साथ कनेक्ट होगा तो RX बन जाएगा, तो बनेगा RX ROH यानी एल्कोहल। ठीक है, अगर हम इसको HX के रिएक्शन इससे हटा देते हैं फिलहाल, ठीक, इसको आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या है, अगर एक्सेस में होगा तो फिर क्या होगा, दोबारा हैलाइड बन जाएगा, तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, इसको हटा देना फिलहाल हम यही रखेंगे रिएक्शन को। इसके लिए मैंने अलग से स्टेप बनाया हुआ है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए C2H5O C2H5 प्लस HI, तो क्या होगा, देखो इस तरीके से टूटेगा। हमने कहा था क्लीवेज ऐसे टूटेगा। एक के पास क्या होगा, जिससे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन के पास प्लस होगा, तो प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस वाला, ये माइनस है और ये प्लस है, और प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, तो ये बनेगा C2H5OH। तो एक बन गया C2H5OH और एक बनेगा C2H5I। तो इस तरीके से इसमें कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो इसके 3 केस पे हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि अगर दोनों एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो प्राइमरी होंगे तो SN2 मैकेनिज्म होगी, और अगर उनमें से अगर कोई भी एक एल्काइल ग्रुप टर्सरी होता है या फिर बेंजाइल होता है तो उसमें SN1 रिएक्शन होगी। और अगर एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी होगा, अगर एल्काइल ग्रुप कैसा होगा, सेकेंडरी होगा, तो फिर वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट हमने कौन सा यूज किया हुआ है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करते हैं इसका रिएक्शन को। देखो ये है CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस HI। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे बना। देखो ये CH3 CH2I और CH3 CH2OH, ये बोर्ड लेवल के लिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसे बोर्ड लेवल में पूछा होता है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटॉन ऐड होगा। अब ये प्रोटॉन आएगा कहाँ से, क्वेश्चन ये कि ये प्रोटॉन आया कहाँ से, ये प्रोटॉन आएगा HI से। जब HI टूटेगा, HI ब्रेकडाउन होगा तो किस में होगा, H प्लस में और I माइनस में, तो ये H प्लस पहले अटैक करता है। अब H प्लस ही क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर के पास कौन आएगा, पहले हाइड्रोजन अटैक करेगा, ध्यान रखना। I माइनस अटैक नहीं करेगा पहले, क्योंकि I माइनस कहाँ जाएगा, किसी के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही नहीं, तो पहले इसमें H प्लस अटैक करेगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन, और किसके पास जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ जाएगा। तो देखो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच हो गया और इस ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आएगा। क्यों आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ। अब देखो ये माइनस आराम से अटैक करेगा। ठीक है, तो ये माइनस अटैक करेगा, ये स्टेप 2 की मैकेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अटैक होता है वो SN2 मैकेनिज्म वाला होता है, SN2 मैकेनिज्म, ध्यान रखना। SN2 का मतलब ये I माइनस अटैक करेगा, तो अटैक करेगा किस पे, किसके पास जाएगा I माइनस, तो SN2 में हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस को, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, सबसे कम होगा, तो ये I माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, इस C के पास, और इस C में क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस ले जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप तो हुआ कैसे, देखो ये I माइनस अटैक करेगा इस C पे जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, और ये धीरे धीरे करके एक ग्रुप निकलता हुआ चला जाएगा, तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट होती है जो SN2 में बनती है। फाइनली क्या होगा, देखो ये बन जाएगा CH3 CH2I, और सेकंड क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, यानी एल्कोहल अलग बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप अलग बन जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2OH और ये बनेगा CH3 CH2I ग्रुप।
यानी एक बना आपका एल्काइल हैलाइड और एक बनेगा एल्कोहल। तो एल्कोहल का नाम है इसका एथेनॉल, इसका नाम है इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड या आयोडोइथेन। ठीक है, तो ध्यान रखना SN2 मैकेनिज्म कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और I- उस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करता है जहाँ पे लेस क्राउडेड होगा, जहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होगा, ये ध्यान रखना है। तो कंपाउंड को देखना आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या आ गया, ये तो मैंने डायरेक्ट आपको ज़्यादा दे दिया था, अब अलग अलग दे दिया मैंने, अनसिमेट्रिकल दे दिया आपको। अनसिमेट्रिकल में अब क्वेश्चन ये कि कहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाओगे, कहाँ पे आप आयोडीन लगाओगे। तो इस केस में मैंने HI से रिएक्शन किया तो इसमें H+ और I- हुआ। अब क्वेश्चन ये कि H+ किसके पास जाएगा और I- किसके पास जाएगा, तो ये मैकेनिज्म से सब समझ में आएगा हमें। वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि जो ये बड़ा ग्रुप होगा इसमें H+ अटैच होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रूल है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसके पास कम है। देखो CH3 के पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो जो माइनस चार्ज अटैक करेगा, अभी हमने कहा था कि माइनस वाला अटैक करेगा, तो माइनस वाला अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो इसीलिए जो I- है वो किसके पास जाएगा, इस CH3 के पास, और H+ किसके पास जाएगा, O के पास। तो क्या बनेगा, CH3I और CH3CH2OH। ये देखो ये है। अब ये I- के पास दो ऑप्शन है कि ये इस C के पास जाए या इस C के पास जाए। तो इसमें देखना क्या है, किसके पास लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो C1 के पास देखो तीनों H हैं, कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। इस C के पास क्या है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए ये I- इस C के साथ अटैच नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर क्या आना चाहिए। अब क्या है कि हम सेकंड केस में आते हैं कि व्हेन वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्सरी। तो टर्सरी होगा तो SN1 को हम प्रीफर करेंगे, यानी कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होगा। कैसे, देखो एक बार उसे देख लो। ये मैंने लिखा CH3C, CH3, CH3O, CH3। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि इसमें H+ है और I- है, तो यहाँ से H तो अटैच हो जाएगा इसके पास, लेकिन ये किससे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए या ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, सवाल ये होता है। ठीक है, तो देखा गया कि ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये बनेगा आपके पास ये H यहाँ आ जाएगा और I यहाँ आएगा। ठीक है, यानी बनेगा CH3C, CH3, CH3I, यानी टर्सरी हैलाइड बनेगा आपके पास। ठीक है, और CH3OH यहाँ पे बनेगा OH, CH3OH, इसे चेंज कर लेना, CH3OH, और ये बनेगा टर्सरी हैलाइड। अब ऐसा क्यों होता है, देखो इसके मैकेनिज्म से समझ में आएगा हमें, मैकेनिज्म से समझ में आएगा। इसमें ध्यान रखो कि आयोडीन हर हमेशा कंबाइंड होगा टर्सरी कार्बोकैटायन से। मैकेनिज्म में आ जाओ, मैकेनिज्म जैसे मैंने कहा ये 3 ग्रुप ले लिया, ये OCH3 ले लिया। अब पहला स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन, यानी H+ अटैच होगा। तो H+ अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे CH3, CH3, CH3O, H और यहाँ CH3 है। अब आपको बताया क्या है कि जो कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए जो प्लस चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, ध्यान रखना, और ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाएगा, यानी बन जाएगा CH3OH। ये CH3OH ग्रुप क्या हुआ, यहाँ से निकल गया और ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया जो ज़्यादा स्टेबल है। पूरा फैक्ट क्या है, स्टेबिलिटी का है, ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे I- ईजिली क्या करेगा, अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा, CH3C, CH3, CH3I, यानी टर्सरी आयोडाइड बन गया, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें यही आता है, बोर्ड लेवल में सिंपल आएगा, आपको देंगे रिएक्शन को, जैसे आपको ये रिएक्शन दे दी और HI दे दिया, बोलेंगे कंप्लीट करो इस रिएक्शन को, या फिर व्हाट हैपन्स, इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा। तो केमिकल रिएक्शन को ही प्रेफरेंस करते हैं। तो इसमें फिर देखो 2 ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से टूटना, यहाँ से टूटना, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी।
जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहीं से टूटेगा। तो देखो अगर यहाँ से टूटता है तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो ये क्या बन गया, बेंजाइल बन गया, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो ये प्लस चार्ज है तो प्लस में कौन आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस होता है तो इसमें कौन आएगा, प्लस आएगा, यानी क्या बन जाएगा, CH3OH। तो ये बन गया देखो CH3OH, और ये I ग्रुप कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, CH2 और इसमें I लग गया। सारा कॉन्सेप्ट किसके बेस पे, स्टेबिलिटी के बेस पे। फिर भी एक बार देखो मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको जब आपके पास क्वेश्चन आंसर आएंगे बोर्ड लेवल में या कॉम्पिटेटिव में। तो जैसे दे दिया उसने बेंजीन रिंग CH2OCH3 प्लस HI, अब प्लस HI दे दिया, HI का मतलब ये H प्लस निकालेगा, तो H प्लस निकालेगा तो किसके पास जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ये H प्लस किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज हो गया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो गया। अब सवाल ये कि प्लस कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी के दो फैक्टर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो सीधी सी बात है कि दो ऑप्शन इसके पास मिले हैं, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये बहुत कम स्टेबल है, तो इसीलिए क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो CH3OH ग्रुप रिलीज होगा और ये बन जाएगा आपका बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो ये देखो बेंजाइल कार्बोकैटायन को हमने क्यों लिया, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, देखो ये प्लस चार्ज यहाँ चारों तरफ घूम जाएगा बेंजीन रिंग के, तो अब माइनस चार्ज क्या होगा, इजीली अटैक कर जाएगा, I माइनस यहाँ अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, ये बेंजाइल आयोडाइड और CH3OH। तो इसीलिए क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कई बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेबिलिटी को चेक करना है ज़्यादातर, ठीक है। अब देखो थर्ड टाइप में आते हैं, थर्ड टाइप आता है कि इफ़ एनी वन एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी होगा तो क्या होगा, तो वहाँ पे सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 को फेवर करेगा, जैसे H2O C2H5OH, अगर इस तरीके का हमने सॉल्वेंट लिया है तो वो किसे फेवर करेगा, SN1 को। और अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया हमने, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन वगैरह, तो ये SN2 को फेवर करेंगे, जो लेस क्राउडेड होंगे वो ज़्यादा बनेगा। तो देखो ये दो ऑप्शन आ गए। अब मैंने देखो CH3 CH CH3O CH3 है, अब इसमें से ये आपका सेकेंडरी है। अगर ये सेकेंडरी बनता है कार्बोकैटायन तो अब दो ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पे वाटर लिखा है तो SN1 क्या होगा, यहाँ पे प्रीफर होगा। SN1 में क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस का, तो ये बनेगा आपके पास CH3 CH CH3I और यहाँ पे बनेगा CH3OH। और अगर उसने दे दिया ये एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट तो SN2 फॉलो होगा। SN2 के केस में होगा क्राउडीनेस, देखो SN2 क्या देखता है, क्राउडेड। अब SN2 में जो यहाँ पे H प्लस जाएगा तो सॉरी I माइनस जाएगा, जो I माइनस, तो I माइनस इस क्राउडेड में नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी भीड़ है। देखो SN2 किससे फेवर करता है कि जहाँ पे लेस क्राउडेड होगा, तो लेस क्राउडेड कहाँ पे, केवल CH3 है जो जहाँ पे क्राउड कम है, तो I माइनस इस CH3 के पास जाएगा, तो ये बनेगा CH3I। और जो ये बड़ा बल्कि ग्रुप है ये एल्कोहल वाला बनेगा, क्यों, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है तो SN2 से फेवर नहीं करता, क्राउडेड को फेवर नहीं करेगा, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, उससे फेवर नहीं करता है, ठीक है। तो SN2 किससे फेवर करेगा, केवल लेस वाले को, तो ये कंपाउंड बनेगा। तो आपके पास ये बना CH3COH CH3 और प्लस CH3I। तो ये ध्यान रखना है देखो कि अगर सेकेंडरी होगा तो आपको सॉल्वेंट चेक करना है कौन सा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या आता है, एराइल ईथर। अगर एरोमेटिक के साथ ईथर दे दिया, अब कैसे करोगे, ये टूटेगा H प्लस में और I माइनस में। अब ये बताओ कि ये I किसके साथ जाएगा, H किसके साथ जाएगा। तो फिर क्या होता है क्वेश्चन कि ये बॉन्ड टूटेगा क्या ये बॉन्ड टूट सकता है, नॉट, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास ये बॉन्ड तोड़ने का, ये बॉन्ड नहीं टूट सकता क्योंकि मजबूत होता है। आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
कि ये डबल बॉन्ड करैक्टर आएगा, इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर भी होता है। डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो टूटेगा नहीं। तो हमारे पास इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, यहाँ से तोड़ो। तो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तो जहाँ प्लस है वहाँ कौन सा जाएगा, आई जाएगा, जहाँ माइनस आएगा वहाँ पे कौन सा जाएगा, एच जाएगा। तो ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया, और ये क्या बनेगा, CH3I बन गया। तो इस तरीके से क्या होता है, ये फिनॉल और CH3I बनता है। अब इसके आगे नहीं हो सकती रिएक्शन, ठीक है। सीधा सा देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, ये ग्रुप होगा H प्लस पहले अटैच होगा हर हमेशा, H प्लस तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, H यहाँ अटैच हो गया। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, इसको तोड़ूं या इसको तोड़ूं। इसको नहीं टूट सकता क्योंकि ये मजबूत होता है, केवल यही टूटेगा। तो ये क्या बन गया आपका, फिनॉल बन गया। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, यहाँ आएगा CH3 प्लस का, तो CH3 में कौन आएगा फिर, I माइनस अटैक करेगा, किसके थ्रू, SN2 के थ्रू। तो ये CH3I, तो ये बन गया CH3I और फिनॉल। ये मैंने आपको रीजन पहले दिया हुआ, देखो CO होता है जो फिनॉक्साइड ग्रुप आयन का, वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो उसमें पार्शली डबल बॉन्ड करैक्टर होगा और उसको ब्रेक डाउन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ये रीजन है, अगर रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आता है तो आप इसे रीजन दे सकते हो। अब इसमें एक और चीज आती है, एक्सेस ऑफ HI। क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक्सेस ऑफ HI, तो अगर एक्सेस होगा तो एल्कोहल फॉर्म्ड, जो एल्कोहल बना वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्काइल हैलाइड, चाहे फिर कोई भी एल्कोहल हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई भी एल्कोहल होगा। अगर लिखा उसने HI एक्सेस में होगा तो क्या होगा, देखो पहले कहीं से भी टूटा एक एल्कोहल बनता है, एक क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड। फिर ये एल्कोहल दोबारा टूटेगा, देखो कैसे, ऐसे टूटेगा यहाँ से, ठीक है। अब इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, तो प्लस के पास कौन जाएगा, I माइनस, I होता है माइनस का, तो माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज है वहाँ पे प्लस जाएगा। तो क्या बन जाता है, देखो OH के पास H आएगा तो क्या बन जाएगा, H2O, और R प्लस है इसके पास माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा, RI। तो दोनों केस में RI। तो फाइनली क्या बनता है, देखो अगर ROR है और यहाँ पे लिख दिया HI इन एक्सिस, तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा, RI R'(I)H2, यानी दोनों हैलाइड बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो ये CH3O C2H5 और HI दे दिए एक्सेस में, तो आप कहीं से भी तोड़ो, आप इसको यहाँ से तोड़ा आपने तो ये बना आपका एल्कोहल, ये बन गया आपका C2H5I। अब एल्कोहल दोबारा HI के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, CH3I और H2O। चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। जैसे हमने लिया, सपोज करो ये ले लिया CH3O C2H5 प्लस HI, तो आपने तोड़ा कहाँ से तोड़ा, आपने यहीं से तोड़ दिया। चलो ये ले लिया आपने, स्टेरिक हिंड्रेंस दिखा रहा हो, चलो आप यहाँ से करो, इससे I बना लो, यहाँ पे H बना लो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3I और यहाँ पे बनेगा C2H5OH। लेकिन HI तो एक्सेस में, तो ये दोबारा किससे रिएक्शन करेगी, एल्कोहल से, और ये H और OH निकल जाएंगे बाहर, H2O बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा C2H5I प्लस H2O। तो फाइनली आपको क्या मिला, दोनों के दोनों आयोडाइड वाले मिल गए, दोनों एल्काइल हैलाइड बनेंगे। अगर आपको HI किस में दे दिया, एक्सेस में दे दिया, ध्यान रखना है बुक में लिखा होता है नीचे एक्सेस, अगर एक्सेस दे दिया तो यही होगा। तो मैक्सिमम कंपटीशन में या आपके बोर्ड लेवल में इसी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रिएक्शन है बस ईथर में। अब ये आगे के और रिएक्शन दिए हुए हैं, इसे एक बार खुद सॉल्व करके देखना, मैंने आंसर भी लिखा हुआ लेकिन एक बार आप खुद भी सॉल्व करके देखो, ठीक है। अब इसमें देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम कई बार कर रहे हैं कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HBr होगा और सबसे कम होगा HCl, सबसे कम रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोलाइसिस करेंगे जब, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब भी क्या होता है कि हमने वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो सबसे पहले एसिड रिएक्शन होगा। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, देखो हमें मिलेगा एल्कोहल, दोनों केस में हमें एल्कोहल मिलेंगे। देखो ये कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो ये ऐसे टूटेगा, एक के पास अगर ये माइनस है तो इसके पास चलेगा H प्लस, और ये क्या है आपका प्लस चार्ज है, इसके पास चलेगा OH माइनस, तो दोनों के दोनों मुझे एल्कोहल ही मिलेंगे। तो ये बनेगा ROH के दो मॉलिक्यूल।
अब यहाँ देखो, अगर मैंने कहा ROR-, ठीक है, इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे यानी वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो फिर इसे कहीं से भी तोड़ लो। यहाँ से तोड़ा आपने, ये हो गया माइनस चार्ज, ये हो गया प्लस चार्ज, ठीक है। प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस, यानी यहाँ पे OH जाएगा, और माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस, यानी H प्लस। तो क्या बनेगा, ROH R-OH, तो दोनों एल्कोहल मिलेंगे, ROH और R-OH, दोनों के दोनों एल्कोहल। ऐसे ही देखो, चाहे मैंने क्या कर रहा हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया, फिर इसमें वाटर डाला, तो वाटर में आपको कहा था मैंने एरोमेटिक का ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, बस यहाँ से तोड़ना। अब मैंने यहाँ से तोड़ा तो इसके पास H जाएगा, इसके पास OH जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका फिनॉल, और ये फिर एल्कोहल। ये देखो फिनॉल और ये एल्कोहल। तो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो होगा व्हाट हैपन्स व्हेन ये लिखा होगा एनिसोल इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हाइड्रोलाइज मतलब वाटर ऐड करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, फिनॉल एंड मेथेनॉल। तो बनेगा फिनॉल एंड मेथेनॉल। तो ये रिएक्शन आपको दिखानी पड़ती है बोर्ड में, तो इसीलिए ध्यान रखना मेथेनॉल, ठीक है। तो बोर्ड में रिएक्शन दिखानी पड़ेगी आपको, और केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। अब एक और है रिएक्शन विद PCl5। PCl5 के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, फिर हैलाइड मिलेगा हमें, R- का भी, इसका भी हैलाइड मिलेगा हमें, इसका भी हैलाइड मिलेगा। ऐसे तोड़ दो इससे, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, और ये इसके साथ मिलके चला जाएगा POCl3। 2 Cl तो यहाँ चलेगा, देखो अब यहाँ पे क्या बचा, PCl3, O यहाँ लग जाता है, POCl3। आपको बताया था मैंने कि जब भी PCl5 रिएक्शन करेगा तो इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो POCl3 बनता ही बनता है, हर एक केस में। मैक्सिमम केस में POCl3 बाई प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसके जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, RCl और R-Cl। चाहे कोई भी ले लो, जैसे मैंने लिखा CH3OC2H5, इसे यहाँ से तोड़ो दोनों को, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, और इसके साथ क्या होगा, PCl3 जाएगा, तो बनेगा C2H5Cl, यहाँ पे CH3Cl, और ये बनेगा POCl3। तो इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। इलेक्ट्रोफिलिक के साथ सबके साथ एक ही केस है, शुरू से लेके लास्ट तक मैंने आपको बताया था, वही चीज़ मैं आज रिपीट करूंगा आपसे, कि एल्कोक्सी ग्रुप होता है जो वो एक्टिवेटेड ग्रुप माना जाता है, एक्टिवेटेड ग्रुप। रीजन क्या होता है, देखो रीजन क्या होता है कि जो ये आपका एल्कोक्सी ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है, यानी यहाँ पे +R इफेक्ट शो करता है या +M इफेक्ट शो करता है, यानी ये रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे एक्टिवेटेड ग्रुप। ये एक्टिवेट कर रहा है रिंग को, इलेक्ट्रॉन पेयर देके उसकी डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इसीलिए ध्यान रखना इसको जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है उससे एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। एक्टिवेट करना, एक होता है डीएक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना रिंग से, और एक्टिवेट करना मतलब इलेक्ट्रॉन को रिंग देना, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करना। इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन या रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसे बढ़ाना, उसे कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसे कहेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो OCH3 ग्रुप होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब सेकंड चीज क्या होती है उसमें कि जो और एल्कोक्सी ग्रुप होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। इसका पता कैसे चलेगा हमें, रेजोनेंस से। देखो इसका रेजोनेंस करके एक बार दिखा देता हूं आपको रेजोनेंस। तो देखो रेजोनेंस इसमें कई बार रिपीट हो गया, अगर आपने एक बार भी समझ लिया, एल्कोहल में भी रेजोनेंस था, ईथर में भी रेजोनेंस है। देखो ये रेजोनेंस है OCH3, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दिया तो इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपने पास वाले को दे दिया, ठीक है। इसे ऐसे बना लो, तो यहाँ दे दिया तो इसमें माइनस चार्ज। तो कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, बाकी एज इट इज रहेगा। अब फिर क्या होगा, देखो ये यहाँ से घूम के बीच में आ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये अपने पास वाले को दे देगा। तो क्या कैसे आएगा, देखो अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, फिर ये देखो ये बॉन्ड, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होता है। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले को ऐसे देगा ना, तो इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो गई तो इसने किसको दे दिया,
अपने पड़ोसी वाले को कि तुम रख लो, मेरी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, मैं फुलफिल हो गया। तो फुलफिल हो गया तो बॉन्ड कहाँ आ गया, इधर आ गया, एक बॉन्ड यहाँ था। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, इसके पास, और ये डबल बॉन्ड O CH3 प्लस। ठीक है, अब क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बीच में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसे वापस कर देगा। तो कई बार रेजोनेंस आ चुका है, एक बारी भी अगर आपने रेजोनेंस को पूरा अच्छी तरह से देखा तो आपको ये आ जाएगा, फिर वही सेम आ गया जैसे पहले था। तो अब देखो किस किस पोजीशन में गया, ऑर्थो में या पैरा में या फिर ऑर्थो में। तो इससे हमें पता चलता है कि जो OCH3 ग्रुप होता है दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी इसमें जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे आएगा, ऑर्थो में या पैरा में। अब देखो रिएक्शन मैंने कहा था आपको एरोमेटिक की शुरू से लेकर लास्ट तक, अब जब भी पढ़ोगे एरोमेटिक के लिए यही रिएक्शन आप मैं बार बार आपको दोहराता रहूँगा। तो देखो हेलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी ब्रोमीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखो ब्रोमीन का क्या होगा, यहाँ पे Br+ होगा। अब ये कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो में जाएगा या पैरा में जाएगा। पैरा वाला मेजर बनता है, ऑर्थो वाला माइनर बनता है। क्यों, क्योंकि पास पास ग्रुप होते हैं तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो जनरली ऑर्थो वाले कम होते, कुछ केस को छोड़ के, कुछ है जो हम आगे डिस्कस करेंगे जिसमें ऑर्थो वाला ज़्यादा स्टेबल होता है ना, ज़्यादा बनेगा, लेकिन मैक्सिमम केस में ऑर्थो वाला कम बनता है, कुछ रेयर केस है बस। तो ध्यान रखना है रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये दोनों बहुत दूर दूर है तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए पैरा वाला ज़्यादा बनता है और ऑर्थो वाला कम बनता है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल। एनिसोल इसका क्या है, कॉमन नेम है, ध्यान रखना। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इसे कहते हैं मिथॉक्साइड बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, ऑक्सी लग जाता है, मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन हम यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें कॉमन नेम को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको कॉमन नेम से ही पूछेगा। कभी भी वो आपको IUPAC नेम से बहुत रेयर चांस होता है पूछा जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल सी है, इसमें हमने पहले ही पढ़ा था। सेकंड देखो नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप ऐड करेंगे, हर हमेशा ध्यान रखो। नाइट्रेशन जब भी आएगा इसका मतलब कंसंट्रेट HNO3 को रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, और इससे कौन सा ग्रुप निकलता है, नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप कहाँ जाएगा, ऑर्थो में या पैरा में। सिंपल सा आंसर है, या तो ऑर्थो में जाएगा या पैरा में। ज़्यादा कौन बनेगा, पैरा वाला। कम कौन बनेगा, ऑर्थो वाला, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन होगा। सीधा सा आंसर है, कोई ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। ठीक है, और ये क्या बनेगा, 2 नाइट्रो एनिसोल, ये 4 नाइट्रो एनिसोल। मैंने लिखा नहीं है, इसे लिख लेना आप लोग। ठीक, फिर देखो सेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, एनिसोल है, इसमें CH3Cl, कोई भी एल्काइल हैलाइड को आप अटैच करा दो, C2H5Cl, कोई भी RCl का ग्रुप अटैच करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी कोई भी लेविस एसिड होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा कि ये एल्काइल ग्रुप अटैच होगा कहाँ पे, ऑर्थो या पैरा में। सीधा सा बात है, देखो ऑर्थो में चला गया या पैरा में चला गया। यहाँ देखो ये ऑर्थो में चला गया CH3 ग्रुप, और यहाँ पैरा में आ गया, बस एक ही ऑप्शन है। एल्काइलेशन का मतलब क्या, एल्काइल ग्रुप अटैच होगा ऑर्थो या पैरा में। ज़्यादा कौन बनेगा, पैरा वाला मेजर, और माइनर कौन बनेगा, ऑर्थो वाला, क्योंकि यहाँ रिपल्सन होगा। सेम रीज़न है, इसका नाम होता है टॉल्विन। देखो जब भी CH3 ग्रुप आएगा और OCH3 आएगा तो ज़्यादा पावरफुल CH3 को माना जाता है, यानी हम इसे टॉल्विन कहेंगे, यहाँ पे एनिसोल नहीं कहते, और इससे हम साइड चेन मानेंगे। तो 1 2 3 4, तो 4 मिथॉक्सी टॉल्विन, और इसे कहेंगे 2 मिथॉक्सी टॉल्विन। ऐसी सेम देखो सेम रिएक्शन होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब यहाँ पे एसाइल ग्रुप अटैच होगा। एसाइल कौन सा होता है, देखो CH3CO ग्रुप इज एसाइल ग्रुप। तो जब हम एनिसोल को यानी ईथर को रिएक्शन करेंगे एसाइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी ये लेविस एसिड है, तो क्या मिलेगा हमें, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, उसे कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पहले भी था, अब भी था, आगे भी आएगा, कंटिन्यू आते रहेगा, जहाँ भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो आएगा। अब देखो एसाइल ग्रुप क्या है, COCH3, कहाँ गया, ऑर्थो में और पैरा में। ज़्यादा कौन बनेगा,
पैरा वाला मेजर बनेगा। और कम कौन बनेगा? कम कौन बनेगा? ऑर्थो वाला। देखो सारी चीजें रिएक्शन रिपीट होती जाएंगी, पर इसको ध्यान रखना, इसे कहते हैं एसीटोफिनोन। जब भी बेंजीन रिंग में COCH3 आएगा तो उसको कहेंगे एसीटोफिनोन। कॉमन नेम को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन कॉमन नेम पे ही आते हैं, बस यहीं पे लैकिंग होती है, एसीटोफिनोन। और 4 मिथॉक्सी से गलती से लिख दिया मैंने, इसे 2 मिथॉक्सी लिखना है, थोड़ा चेंज कर देना क्योंकि 1 2 पोजीशन में तो 2 मिथॉक्सी और इसे 4 कर देना, 4। ठीक है, तो 4 है, 4 का मतलब पैरा और 2 का मतलब ऑर्थो। तो ज़्यादा कौन बनेगा? ज़्यादा बनेगा पैरा वाला। कम कौन बनेगा? ऑर्थो वाला। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, रिपल्सन होगा, ड्यू टू रिपल्सन। तो एक जैसी रिएक्शन है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको खुद ही याद हो जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप लिख दोगे आगे वाली रिएक्शन भी, जो मैं एल्डिहाइड कीटोन वगैरह बताऊंगा तो आप खुद ही लिख दोगे सारी रिएक्शन। ठीक है, अब देखो एक होता है नेक्स्ट की रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर। अब जिसमें पूरा एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, कि जब आप ईथर को क्या करते हो, ऑक्सीजन में रखते हो लंबे टाइम तक, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉक्सी बन जाता है। और ये OO कहाँ पे अटैच होगा? जहाँ पे ये ऑक्सीजन वाले C के साथ अटैच होगा। OO ग्रुप, ऑक्सीजन का जो OO ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच होगा? केवल OO यहाँ पे अटैच कर देना, क्योंकि ये क्या होती है? एटमॉस्फेयर की रिएक्शन होती है। जैसे आप रखोगे एटमॉस्फेयर में, ये बन जाता है पेरोक्साइड ऑफ डाईइथाइल ईथर। तो कहाँ पे होगा? जहाँ पे ऑक्सीजन का C है उसके सामने वाले O में आप अटैच करोगे। ये बहुत ज़्यादा कॉमन रिएक्शन नहीं है, रेयरली आती है। तो कहता है कि जितने भी ईथर होंगे अगर आप उसे एक्सपोज करोगे एटमॉस्फेयर में आपने ज़्यादातर रखा तो पेरोक्साइड बना देती है। ठीक है, ये बहुत अनडिजायरेबल रिएक्शन है, हैजार्डनेस होता है ये, इससे क्या डिकम्पोज हो जाएगा वायलेंटली। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो बहुत जल्दी वायलेंट हो जाएगा ये। ठीक है, वायलेंटली डिकम्पोज होगा तो नुकसान हो सकता है। अब देखो लेबोरेटरी टेस्ट क्या है ईथर का। ईथर में जैसे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे तो ये ऑक्सोनियम बनता है। कैसे टूटेगा? देखो ये टूटता है H2SO4, आपको पता है इसमें टूटेगा H+ में और HSO4- में। तो ये HSO4- हो गया। H+ कहाँ जाएगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास होते हैं? ऑक्सीजन के। तो ये ऑक्सीजन के पास यहाँ अटैच हो जाएगा, तो इसे कहते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। ठीक है, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाता है, ये ईथर की खास बात होती है। तो इसीलिए इसका लैब टेस्ट यही वाला है, बस लेबोरेटरी टेस्ट हम इसी तरीके से करते हैं इसे। तो इसके अलावा इसमें देखो पूरा समरी बना के लिखा हुआ है कि अगर हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा। ठीक है, H2SO4 को ऐड करेंगे तो H+ इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और HSO4 जो अभी हमने करी थी इससे पहले रिएक्शन लैब टेस्ट वाली। अगर हम BF3 के साथ करते तो क्या होगा? B क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। ऐसी है RMGX यानी ग्रिग्नार रीजन से करेंगे तो ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसके 2 मॉलिक्यूल इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, HF के साथ रिएक्शन करेंगे तो वही होगा, H यहाँ आएगा, F- बाहर हो जाएगा। HCl के साथ करेंगे तो H+ यहाँ आएगा, Cl बाहर हो जाएगा। यानी सब केस में सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी HI और HBr के साथ हमने इसकी बहुत सारी रिएक्शन करी हुई है। HCl के साथ करेंगे तो क्या होगा? Cl ये यहाँ से टूटेगा, इसके साथ एक पार्ट के साथ Cl आ जाएगा और दूसरे पार्ट के साथ BO3 अटैच हो जाएंगे। ठीक, PCl5 के साथ अभी हमने रिएक्शन करी थी इससे पहले। ठीक है, AlCl3 के साथ हमने रिएक्शन करी थी, इसमें CH3COCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक के साथ क्या होगा? Cl लग जाएगा। आपको फिर मैकेनिज्म करके देखना है किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसकी कम है। देखो Cl में नेगेटिव चार्ज होगा तो इस C में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आपको ये देखना है कि Cl कहाँ जाना चाहिए और OCH3 ग्रुप कहाँ जाना चाहिए। ये किससे पता चलेगा? जो अभी मैंने आपको मैकेनिज्म बताई थी। कि मैकेनिज्म को देख के आपको देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अटैच होनी चाहिए। ऐसे CO BF3 HGO के साथ हीटिंग करेंगे तो ये एस्टर फॉर्मेशन कर देता है, एस्टर। डाइल्यूट H2SO4 के साथ हमने अभी पहले रिएक्शन करी थी, कब? जब एल्कोहल फॉर्मेशन था।
कि ईथर से अल्कोहल कैसे बनता है, इसको यहाँ पे आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, H ऐड हो जाएगा, तो इससे अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगी डाइल्यूट H2SO4 के साथ। हाइड्रोलिसिस किया हमने, Cl के साथ करेंगे तो Cl कहाँ जाएगा, यहाँ इस सेकेंडरी ऑक्सीजन वाले कार्बन के पास जाएगा, 2 Cl जोड़ेंगे से कहते हैं अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो ईथर। ठीक है, क्लोरीन के साथ अगर हमने डार्क में रिएक्शन कराई तो सनलाइट में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी रिएक्शन होती है, पर क्लोरो ईथर बनता है, यहाँ भी Cl2, यहाँ भी Cl2, यहाँ CH3, सारे Cl हो जाएंगे, जितने हाइड्रोजन है वो सारे हट जाते हैं क्योंकि रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होती है, फटाफट चलती जाती है। और ये लास्ट वाली रिएक्शन जो अभी हमने बताई थी लेबोरेटरी टेस्ट वाली, उससे पहले पेरोक्साइड वाली, कि एयर के साथ हम ज़्यादातर रखते हैं तो पेरोक्साइड बनाता है, ईथर पेरोक्साइड। अगर हम लंबे टाइम तक रखेंगे तो एक्सप्लोसिव हो सकता है, वायलेंट हो सकता है। ठीक है, नेचर में तो ये सारी रिएक्शंस आ चुकी है। इसमें से HI वाली जो मैंने आपको बताई थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ईथर का पोर्शन ही आपका ख़त्म होता है, कल आपका फिनॉल भी फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।